Dear students, biotechnological applications in the field of agriculture। हमने कुछ इसके बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और अभी हम इसको और आगे जो कुछ टॉपिक इसमें छूट गया उसको हम आगे बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहाँ यूज़ हो रहा है। तो कुछ बातें जैसे बीटी कॉटन की प्रोडक्शन है या इसके अलावा पेस्ट रेजिस्टेंस, उसमें हमने एग्जांपल दी थी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की, तो ये हमने कुछ बातें की थी। इसके अलावा शेल्फ लाइफ, एक फ्लेवर सेवर वैरायटी जो थी वो टमाटो की, उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आगे मैं बात करने लगा हूँ प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस। देखो, गोल्डन राइस जो है ये बेसिकली एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस की वैरायटी है जिसमें कि बीटा कैरोटीन विच इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, जिससे कि आगे चल के विटामिन ए की सिंथेसिस जो है वो होती है। अब विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली जो है चाहिए आईज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, इस तरह के डिजीजेस जो हैं वो होते हैं। और जो लोग राइस रिच डाइट या राइस वाली डाइट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें अक्सर विटामिन ए की कमी रहती है, क्योंकि राइस के अंदर नॉर्मली विटामिन ए नहीं होता, एब्सेंट होता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसी एक राइस की वैरायटी तैयार की गई जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से, यानी विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, उसकी हेल्प से बीटा कैरोटीन को बनाने वाला जीन जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया इनटू द राइस, और उससे जो राइस पैदा हुआ वो बीटा कैरोटीन उसमें बनना शुरू हो गया उस जीन की प्रेजेंस के कारण। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन दिस वैरायटी ऑफ राइस इज स्लाइटली ब्राउनिश इन कलर। ये राइस की वैरायटी जो है वो थोड़ी ब्राउनिश या थोड़ी येलोइश इन कलर होती है, और ये बीटा कैरोटीन जो है इट इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, यानी इससे विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। तो गोल्डन राइस उसको नाम दिया गया, ऐसा राइस जिसमें बीटा कैरोटीन को सिंथेसाइज करने वाला जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ऐसे ये एग्रीकल्चर की फील्ड में अनदर एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगला क्या है, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट जो है ये टोबैको के जो प्लांट्स हैं उनमें भी इंसेक्ट्स के अटैक से प्लांट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमने बात की थी बीटी कॉटन की, ऐसे ही बीटी टोबैको ये वैरायटी जो थी टोबैको की डेवलप की गई, जिसमें बैसिलस थ्रिंगवेंसिस नाम के बैक्टीरिया से क्राई जीन इंट्रोड्यूस करवाए गए इनटू द टोबैको प्लांट, ताकि टोबैको प्लांट में क्राई प्रोटीन यानी क्रिस्टल प्रोटीन जो हैं, टॉक्सिक प्रोटीन जो हैं, जो कि इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होंगी, उनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाके उनमें पोर करेंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी इंसेक्ट को व्हेनेवर द इंसेक्ट सक्स द सेल सैप ऑफ दिस पर्टिकुलर टोबैको वैरायटी। तो ऐसे टोबैको की वैरायटी के डिफरेंट पार्ट्स को जब कोई इंसेक्ट जो है वो
उसमें से सेल सैप सक करेगा तो उसकी बॉडी में वो क्या जाएगी, क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन जो है, मैंने क्या बोला था कि ये क्या होती है, टॉक्सिक होती है टू दी इंसेक्ट्स। तो ऐसे टबैको की वैरायटी को जिसमें बैसिलस थ्रिंगवेंसिस से क्राइजीन इंट्रोड्यूस करवाया गया टू प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन, उसे हम क्या बोलेंगे, बीटी टबैको। तो बीटी टबैको एक ट्रांसजेनिक टबैको प्लांट है जिसमें कि क्राइजीन्स की इंट्रोडक्शन हुई। नेक्स्ट है इसके अलावा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। Herbicides are those chemicals which are used to kill the weeds. Weedicides भी कह सकते हैं। Weeds are the unwanted plants which grow along with main crop plant. हमारा जो मेन क्रॉप प्लांट होता है, जैसे वीट के प्लांट्स के साथ कई बार जो है अनवांटेड प्लांट्स पैदा हो जाते हैं। एक बड़ा फेमस नाम जो है वो चलता है वीट के प्लांट्स के साथ, जो क्रॉप प्लांट गुल्ली डंडा जिसको हम बोल देते हैं। ऐसे ही कई बार चीनोपोडियम पैदा हो जाता है अलॉन्ग विद क्रॉप प्लांट्स। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, दे कंपीट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट विद द मेन क्रॉप प्लांट। यानी मेन क्रॉप प्लांट के हिस्से में जो वाटर आएगा, जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जो सनलाइट आएगी, उसका कुछ हिस्सा ये जो है अनवांटेड प्लांट्स यानी बीड्स ले लेते हैं। इस तरह से जो मेन क्रॉप प्लांट्स हैं, दे रिमेन डेफिशिएंट इन वन और द अदर मटेरियल, तो उनमें डेफिशिएंसी रह जाती है। इस कारण से ये जो बीड्स हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय स्प्रेइंग डिफरेंट केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स। लेकिन जब खेत में ये हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ इल इफेक्ट्स मेन क्रॉप प्लांट्स पर भी पड़ते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐसी वेराइटीज प्लांट्स की या क्रॉप्स की तैयार कर दी जिनको नाम दिया राउंडअप रेडी नाम दिया गया उनको, राउंडअप रेडी। ये राउंडअप रेडी जो हैं ये वो वैराइटीज हैं प्लांट्स की, क्रॉप प्लांट्स की विच हैव टॉलरेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड्स, जिनमें टॉलरेंस है हर्बिसाइड्स के लिए। ठीक है, कि जब हम हर्बिसाइड्स का या केमिकल्स का स्प्रे करेंगे फील्ड के अंदर तो बीड्स पर ही असर होगा उन केमिकल्स का, उन हर्बिसाइड्स का। जो ये वैरायटी होगी जिसको हम नाम दे रहे हैं राउंडअप रेडी वैरायटी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स हैं विच शो टॉलरेंस अगेंस्ट दी हर्बिसाइड्स, जिनमें टॉलरेंस है हर्बिसाइड्स के खिलाफ। तो ये भी एक रोल आ गया एग्रीकल्चर की फील्ड में या एप्लीकेशन आ गई बायोटेक्नोलॉजी की। फिर है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग में क्या हम बात करेंगे, देखिए इसमें हम डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनके अंदर या डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कोई डिजायरेबल जीन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं सो एज टू गेट यूजफुल प्रोटीन्स। मान लो हमारे पास कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हमने कोई विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम हमने कोई जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो जीन किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इस प्लांट के अंदर जब वो जीन गया, उसके सेल्स में उस जीन्स की मल्टीप्लिकेशन हुई अलोंग विद इट्स ओन क्रोमोसोमल डीएनए,
तो उसका एक्सप्रेशन आना शुरू हो गया, यानी जगह जगह पर इसके वेरियस पोर्शंस में वो प्रोटीन्स बननी शुरू हो गई। और इसके जो एडिबल पार्ट हैं, यानी मान लो इसका जो कोई फ्रूट है, ये मान लो इसका फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर या फ्रूट के अंदर जो सीड्स होंगे, उन सीड्स में वो प्रोटीन आ गई, तो फ्रूट्स में या सीड्स में वो प्रोटीन जो है वो उस जीन के आने के कारण सिंथेसाइज होनी शुरू हो गई। जब किसी ह्यूमन बीइंग ने वो फ्रूट या वो सीड्स जिनमें वो प्रोटीन है उसको खाया, तो वो प्रोटीन उन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर गई। तो इस तरीके से हमने फॉरेन जीन प्लांट में इंट्रोड्यूस किया, डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस किया और उससे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए। इस तरीके से ये प्लांट क्या काम कर रहा है? ये प्लांट एक्ट कर रहा है एज बायो रिएक्टर, एज बायो रिएक्टर और एज फैक्ट्री। ये एक इंडस्ट्री के तौर पे या एक फैक्ट्री के तौर पे काम कर रहा है, जिसके अंदर क्या बन रहा है? जिसके अंदर डिजायरेबल जीन से पैदा हुए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं। ऐसे ही किसी एनिमल की बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, मान लो किसी एनिमल जैसे से काऊ, इसकी बॉडी के अंदर हम कोई जीन इंट्रोड्यूस करवा दें, तो वो जीन इसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा, तो काऊ से मिलने वाले प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क और यूरिन, इनके अंदर वो प्रोडक्ट आना शुरू हो गया। जीन के कारण जो इसकी बॉडी में बना वो इसके प्रोडक्ट्स के अंदर आना शुरू हो गया। अब इन प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेंगे, तो यूरिन के जरिए या मिल्क के जरिए या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स के जरिए ये ह्यूमन बॉडी के अंदर वो प्रोटीन या वो हार्मोन जो जीन के कारण इस एनिमल की बॉडी के अंदर बना, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से इस केस में जो काऊ है वो एक्ट कर रही है एज अ फैक्ट्री और एज अ बायोरिएक्टर। तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग होती है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एनकोडेड बाय ट्रांस जीन्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एनकोडेड बाय ट्रांस जीन्स in various plants or various crops and in various animals, and these proteins are recovered from the products of these plants or these animals। तो इन plants या animals से जो प्रोडक्ट बनेंगे उनसे वो प्रोटीन हम रिकवर कर सकते हैं। तो पहले हमने उन प्लांट्स में या एनिमल्स में जीन डाला और उस जीन से बनने वाले प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्ट से क्या कर लिया, हमने ऑब्टेन कर लिया अपने फायदे के लिए। तो इस इंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मिंग। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला एक एग्जांपल देते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन। हिरुडिन आप लोग जानते हैं, हिरुडिन इज वन ऑफ द ब्लड एंटीकोगुलेंट। ये हिरुडिन जो है लीच की जो सलाइवा होता है उसके अंदर हिरुडिन प्रेजेंट होता है, और ब्लड सकिंग एनिमल है लीच जो है, जिसको कि हम सैंग्विवोरस एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जब कोई लीच यानी कि जोंक जिसको हम बोलते हैं, लीच जो है जब किसी अपने ओरल शक्कर के जरिए किसी एनिमल की बॉडी के साथ अपने आप को अटैच करवा लेती है, तो उसकी बॉडी से ब्लड को सक करती है। और ब्लड सकिंग एनिमल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज सैंग्विवोरस। तो ये एक सैंग्विवोरस एनिमल है, ब्लड सकिंग एनिमल है सैंग्विवोरस। और जब वो शक्कर की हेल्प से, ओरल शक्कर की हेल्प से किसी एनिमल की बॉडी के साथ अपने आप को अटैच करवाती है, तो अपने सलाइवा से हिरुडिन
नाम का एक ब्लड एंटीकोगुलेंट, हिरुडिन, ये एक ब्लड एंटीकोगुलेंट है। तो इसको ये जो है इंट्रोड्यूस करती है इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट, तो उसके कारण कंटिन्यूस फ्लो जो है वो ब्लड का बना रहता है और ये ब्लड को सक करती रहती है। तो इस हिरुडिन को बनाने वाला जो जीन है, हिरुडिन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है लीच में होता है, ऐसा जीन आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया। आर्टिफिशियली हिरुडिन बनाने वाले जीन को मैं यहां अगर लिखूं हिरुडिन, हिरुडिन जीन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया साइंटिस्ट ने और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इनटू द ब्रासिका नेपस। ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस मतलब टर्निप, शलगम के प्लांट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और जब इंट्रोड्यूस किया, ये मान लो ये टर्निप का प्लांट हो और उसके ये लीव्स हैं ऊपर, और इन लीव्स के अलावा यहाँ पे इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस रीजन बना यानी फ्लावर्स बने, और फ्लावर्स के ऊपर जो है वो सीड्स वगैरह की पहले फ्रूट बना और फिर अंदर ये सीड्स बन गए। तो इन सीड्स के अंदर ये जो हिरुडिन जीन डाला था, उस हिरुडिन जीन के कारण सीड्स के अंदर किसकी प्रोडक्शन होनी शुरू होगी? हिरुडिन की। हिरुडिन जो कि एक ब्लड एंटीकोगुलेंट है। अब इसके सीड्स जब किसी पर्सन को दिए जाते हैं तो एज मेडिसिन ये जो हिरुडिन है ये उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उसकी बॉडी के अंदर ये हिरुडिन जो है ये ब्लड में अगर कहीं किसी किस्म की क्या है, कहीं पे कोई क्लॉटिंग हुई है तो उन क्लॉट्स को ये खत्म करने का काम करेगा। तो ब्लड एंटीकोगुलेंट के तौर पे ये सीड जो हैं ऐसे ब्रासिका नेपस की वैरायटी के या ऐसे हम ये कहेंगे कि टर्निप की वैरायटी के सीड जो हैं वो एज मेडिसिन यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस हिरुडिन। तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रासिका नेपस है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, यानी ट्रांसजेनिक वैरायटीज प्लांट्स की कई सारी पैदा की गई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे प्लांट्स पैदा किए गए हैं जिनमें कोई ऐसे फॉरेन जीन डाले गए जिनसे कोई ऐसी प्रोटीन्स बनाई गई जिन प्रोटीन्स का इस्तेमाल वेरियस काइंड्स के डिजीजेस की डायग्नोसिस, डिजीजेस का पता लगाने में किया जाता है। फिर वेरियस डिजीजेस की ट्रीटमेंट में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये भी एप्लीकेशन आ गई कि प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, यानी थेरेपी में और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में जो प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं उन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स पैदा करवाए गए विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर एक और हम दे सकते हैं फ्लोरिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द रेयरिंग ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें फ्लावर्स मिलते हैं तो उनको कल्टीवेट करना, उनकी रेयरिंग करना, इसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अब वो फ्लावर जो हैं अगर अलग अलग कलर के फ्लावर्स हों, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हों, तो वो एक चार्मिंग लुक जो है वो देते हैं, उनकी एक एस्थेटिक वैल्यू है। तो फ्लावर का जो डिफरेंट कलर होता है, खास तौर पे जैसे टुलिप्स वगैरह में देखें, टुलिप्स है, टैजेट है, टैजेट्स, फिर पेटूनिया है, पेटूनिया, ऐसे अलग अलग हमारे पास जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स ऑब्टेन करने के लिए
जो पिगमेंट्स डेवलप की जाती हैं वो एक फ्लेवेनाइड किस्म की पिगमेंट्स हैं, जिनमें आते हैं एंथोसायानिन्स। ये डिफरेंट काइंड की पिगमेंट्स होती हैं एंथोसायानिन्स। तो एंथोसायानिन के कारण अलग अलग कलर होता है फ्लावर्स का या उनके पेटल्स का। तो ये कलर डेवलप किया जाता है किसके कारण? ये कलर डेवलप किया जाता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन जीन्स, यानी इन प्लांट्स में बाहर से कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कलर्ड एंथोसायानिन। अलग अलग कलर की एंथोसायानिन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं वो इन डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जब इंट्रोड्यूस करवाए गए तो उनमें अलग अलग कलर के फ्लावर जो हैं, पर्पल कलर के, पिंक कलर के, अलग अलग कलर के फ्लावर जो हैं वो पैदा होने शुरू हो गए। तो इस तरह से फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। अब लास्ट में मैं बात कर रहा हूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, कि ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस में तो हम ये दे सकते हैं, ये सारे जो जो बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम पेस्ट रेजिस्टेंस, एक तो पेस्ट रेजिस्टेंस वाला हमने पढ़ा, पेस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम जो है टॉलरेंस का दे सकते हैं कि जितने भी एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं जिसमें ड्रॉट टॉलरेंस है उसकी बात कर सकते हैं। तो टॉलरेंस अगेंस्ट हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो टॉलरेंस भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रॉप्स। फिर रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई करने के बाद उसमें स्टोर्ड कंडीशन में यानी हार्वेस्टिंग के बाद बहुत से जो है लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस को कम करने के लिए भी हम जो है ये रोल ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, जैसे आज ही हमने ये पढ़ा है कि गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस बेसिकली नॉर्मल राइस से किस बात में अलग है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांसमेंट, तो उसमें इनका रोल है। नेक्स्ट है, एक और दे सकते हैं हम, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी, फिर हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए भी, राउंड अप रेडी की मैंने बात की थी वो भी दे सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल है फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन क्या है कि देखो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे हैवी मेटल्स जो हैं सॉइल के अंदर ज्यादा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ प्लांट्स, पर्टिकुलरली पॉपुलर के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स पैदा किए गए हैं जिनको ऐसी जगह ग्रो करवाया जा रहा है जहां हैवी मेटल्स ज्यादा हैं। तो हैवी मेटल्स के पोल्यूशन को कम करने में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉपुलर वैरायटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉपुलर जो है ये हैवी मेटल्स के पोल्यूशन को चेक करता है। ठीक है, तो लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉपुलर वैरायटी, तो ये एडवांटेजेस आ गए। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिसएडवांटेजेस में एक तो होता है सबसे बड़ा जो है कि अनइंटेंडेड, यानी जानबूझ के तो नहीं कर रहे हम, अनइंटेंडेड हार्म टू
अदर ऑर्गेनिजम्स। डिसएडवांटेजेस मैं बोल रहा हूं अब, डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। डिसएडवांटेजेस, पहला तो क्या है, अनइंटेंडेड हार्म्स टू अदर प्लांट्स। देखो ऐसा है, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन से जो जीन क्राई जीन है, अगर वो ट्रांसफर हो जाए, या बीटी कॉटन के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी और प्लांट के कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर जाके फॉल ऑफ हो जाएं, यानी पॉलिनेट कर दें उसको, तो उन पॉलन ग्रेन के जरिए क्राई जीन जो है वो बीटी कॉटन से दूसरे प्लांट्स में चला गया। और ये क्या करेगा, ये इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खतरा हो जाएगा, क्योंकि अब इंसेक्ट्स जो हैं, क्योंकि वही जीन जो है जब दूसरे प्लांट में चला गया तो उसके अंदर भी क्रिस्टल प्रोटीन यानी कि टॉक्सिक प्रोटीन जो है वो बननी शुरू होगी। जो इंसेक्ट उन प्लांट्स के ऊपर फीड करते थे वो इंसेक्ट्स की भी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, और उन इंसेक्ट्स के ऊपर जो मतलब और ऑर्गेनिज्म फीड करते थे, तो जब उनको फूड प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। मेरा बोलने का मतलब है कि मान लो बीटी कॉटन से किसी बीड के अंदर, किसी अनवांटेड प्लांट के अंदर जो है, बीड के अंदर यानी अनवांटेड प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन चले गए, यानी वो जीन जो है, जो क्राई जीन है, वो किसी बीड के अंदर चला गया, अनवांटेड प्लांट के अंदर चला गया। तो अनवांटेड प्लांट को खत्म करते थे जो इंसेक्ट, वो तो हमारे एक किस्म के फ्रेंड्स थे, लेकिन अब उनकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, जैसे वेरियस काइंड की बटरफ्लाईज हैं, वो मिल्क बीड्स के ऊपर फीड करती हैं, मिल्क बीड्स इनके ऊपर फीड करती हैं, लेकिन जब इनके अंदर क्राइजीन चला गया, इनके अंदर क्रिस्टल प्रोटीन बननी शुरू होगी, तो इनके ऊपर जो फीड करती थी बटरफ्लाईज या इनके ऊपर जो कैटरपिलर फीड करते थे, उनकी क्या होनी शुरू होगी, टॉक्सिक प्रोटीन के कारण डेथ। तो ये मिल्क बीड का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, जिसके कारण हमारे मेन क्रॉप प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आ गया, यानी उनके ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये, दूसरा क्या है, सेकंड हम देंगे कि नॉन टारगेट स्पीशीज में ट्रांसफर ऑफ जीन, जो प्लांट्स की स्पीशीज हमारा टारगेट है ही नहीं उनमें ट्रांसफर होना, ये भी इससे मिलता जुलता है। फिर एक हम दे सकते हैं एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, एलर्जीज इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एलर्जीज का होना ये भी एक प्रॉब्लम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे हो सकते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स खाने से एलर्जीज हो जाएं। और एक और चीज, इकोनॉमिक कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न। देखो इसमें ये कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर हमने पैदा करनी है तो ये एक कोई चीप प्रोसेस नहीं है, ये काफी कॉस्टलियर प्रोसेस है, इसमें लॉट ऑफ मनी जो है दैट इज इन्वॉल्व्ड। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और एक चीज मैं और दे सकता हूं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कई बार जो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो वहां से कोई जीन जो हैं वो हो सकता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बैक्टीरिया उसे जो है उनमें वो जीन एंटर कर जाए, और बाद में फिर इन बैक्टीरिया को, और ये बैक्टीरिया अगर हार्मफुल हो हमारी बॉडी के लिए,
और ये बैक्टीरिया जो है बाद में इनको किल करने में प्रॉब्लम आ जाए, इनको खत्म करने में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो बैक्टीरिया है उनके ऊपर भी जीएम क्रॉप्स का असर जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का असर जो है वो पड़ता है। तो ये इतनी बातचीत जो है वो हमने की है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।